Good afternoon, everyone. लिखिएगा उसमें the existence of ER, the existence of ER separating the cytoplasm लिखा into two compartments make possible the existence of ionic concentration ionic gradient या concentration लिखिएगा, ठीक है. This idea has been applied to the sarcoplasmic reticulum. याद आ रहा है कुछ sarcoplasmic reticulum found in striated muscle which is now being considered as intracellular conducting system on the basis of some evidence the SR समझ रहे हैं आप? transmit impulse from the surface membrane into deep region of the muscle fiber. नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा एटीपी सिंथेसिस. ओके, स्टार्टिंग की the existence of ER separating the cytoplasm into two compartments make possible the existence, ठीक है, of ionic gradient and बस, ठीक है, sufficient, ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा एटीपी सिंथेसिस. अभी कुछ टाइम तक जो बच्चे नहीं आए थे वो शांति बनाए रखे, थोड़ी देर में नया टॉपिक स्टार्ट होगा, वहां से आप स्टार्ट कीजिएगा. एटीपी सिंथेसिस लिखिए इसमें ER membranes are the site of
ATP synthesis, ATP synthesis in the cell नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा ऑरिजिन ऑफ ER, ऑरिजिन या बायोजेनेसिस, ठीक है। या तो देखिए बायोजेनेसिस का मतलब समझते हैं आप लोग, बायोजेनेसिस मतलब होता है ऑरिजिन। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ER के बारे में, ठीक है, तो ER बनता कैसे है, क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है। तो ER के लिए दो तरीके हैं बनने के लिए, ये है आपकी प्लाज्मा लेमा, यहाँ पर ये आपका न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ इस तरह से एक्सफोल्डिंग की प्रोसेस शो करे, ठीक है, तब आपके ER फॉर्म होंगे, या फिर आपकी जो ये प्लाज्मा लेमा है ये इनफोल्डिंग शो करे। समझ में आ रही है, क्लियर है। कहने की बात ये है, या तो जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये बाहर की तरफ एक्सफोल्डिंग करेगी तब आपकी ER फॉर्म होगी, या फिर जो आपकी प्लाज्मा लेमा है वो इनफोल्डिंग करे, अंदर की तरफ अगर फोल्ड होती है तब आपकी ER फॉर्म होगी, क्लियर है। तो ये जो दोनों आपकी थ्योरी थी वो अलग अलग साइंटिस्ट ने दी थी, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पैलेड, उन्होंने दी थी, और एक दी थी आपकी रे नाम के साइंटिस्ट ने जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, क्लियर। लिखिएगा ओरिजिन में the origin of the new ER membrane has not been fully understood, मतलब अभी तक किसी भी चीज को ये हम कह नहीं सकते इसी तरह से ये फॉर्म होती है, ठीक है, बट फिर भी कहा जा सकता है, ठीक है। अंडरस्टूड one of the possible function, one of the possible function of the ER is that of membrane biosynthesis. नेक्स्ट में लिखिएगा पैलेड हैज, पैलेड पैलेड PALADE, पैलेड हैज reported that origin of ER, origin of ER from प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ इनफोल्डिंग होने से हो रही है, ठीक है, ये पैलेड ने कहा था। थर्ड पॉइंट लिखिएगा गे एंड GAY, गे एंड रेबहन REBHUN, गे एंड Raghan have reported that ER is formed by the evagination of nuclear envelope। समझ में आ रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के
इवेजिनेशन से बन रही है, बाहर की तरह जो वो इवेजिनेट कर रही है आफ्टर दैट। क्लियर है? इवेजिनेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ कंप्लीट होता है आपका ER। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है, क्या है भाई, क्या पढ़ेंगे आज हम? राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ तो जानते होंगे, क्या जानते हैं? राइबोसोम लिखा है मैंने सामने। अच्छा, वेरी नाइस, सब लोग जानते हैं, मैं किसी से पूछ सकती हूँ, बताएं। हाँ, आपकी ब्लू शर्ट, न्यू एडमिशन, बताएं राइबोसोम। फतेह बोल दीजिए, मैं भी सुन लूं। जब मैं इतनी एनर्जी के साथ बात कर सकती हूँ तो आप लोग तो बच्चे हो, बात कर सकते हैं, बताएं। राइबोसोम, नेक्स्ट। नहीं जानते? नेक्स्ट, नहीं जानते? जल्दी जल्दी बोल। हाँ, बिल्कुल नहीं बताए, कैसे चलिए, प्रोटीन हेल्प करेंगे, आप जानते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट, कुछ नहीं जानते? राइबोसोम, अच्छा, वो RNA का टाइप होगा, यहाँ पर राइबोसोम के टाइप थोड़ी है। बाकी चलिए, ठीक है, आज से बात कर लेते हैं। पहली बात, अगर हम लोग बात कर रहे हैं राइबोसोम के बारे में, तो जैसा इन्होंने बताया प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसीलिए इन्हें हम एक टर्म देते हैं, दैट इज दी प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, इसे हम एक टर्म और देते हैं, इंजन ऑफ द सेल। क्यों? तो प्रोटीन ही तो बना रहा है, तो इंजन क्यों बोलते हैं इसको? सीधी सी बात है क्लास, आपका इंजन जो है क्या काम करता है? आपकी पूरी ट्रेन को खींच के लेके जाने का काम करता है एक इंजन। ठीक है, सेम आपका राइबोसोम होता है, वो क्या काम करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। हमारी बॉडी में मोस्ट टू मोस्ट चीजें प्रोटीन की बनी होती हैं, सारे एंजाइम्स आपके प्रोटीन्स के होंगे, हॉर्मोन्स वो भी आपके प्रोटीन्स के होते हैं, बट हाँ, हॉर्मोन्स आपके स्टेरॉइड्स और एमिनो एसिड के भी देखने के लिए मिलेंगे, बट यस, आपका ये मोस्ट टू मोस्ट प्रोटीन आपकी हमारे बॉडी में बनती है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? इंजन ऑफ द सेल। ठीक है, अच्छा, मुझे आप ये बताएं, आप लोग जानते हैं जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो या तो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, या फिर नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, राइट? राइबोसोम कैसा होता है? नॉन मेम्ब्रेनस होता है, वेरिनस, और सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, और डबल के साथ कोई नहीं जाना चाहेगा? एक्चुअली मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रही क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा रही, मैंने ऑलरेडी बताया भी हुआ है और आप लोग पढ़कर भी आते हो 11th 12th में, इसलिए क्वेश्चन थोड़े पुटअप होना लाजमी है यहाँ पर। क्लास, जिस दिन मैंने सेल पढ़ाया था उस दिन खास तौर से बताया था, आपकी सेल में सिर्फ और सिर्फ इकलौता ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जो मेम्ब्रेन लेस होगा, उसमें एक भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, ये इकलौता सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल ऑर्गेनेल। बाकी जितने भी होंगे आपके या तो डबल के होंगे या सिंगल के होंगे, लेकिन ये नॉन मेम्ब्रेनस होगा। दूसरी खास बात समझिएगा, अगर हम बात करें, लिखवाएंगे इसे हम, डोंट वरी, लिखवा लिया जाएगा, लिखने पर फोकस ना किया करें क्लास। आप लोग 12th क्लास तक इतना लिख कर आते हो ना कि अगर आपने याद रखा होता ना तो आप ज्ञाता होते। तो लिखने पर फोकस नहीं,
सीखने पर फोकस करो, ज्यादा काम आता है। हिस्ट्री, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्लॉड, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले राइबोसोम को देखा था, लेकिन उन्हें यहाँ पर राइबोसोम टर्म नहीं दिया था। क्या दिया था? दैट इज अ माइक्रोसोम। उन्होंने कहा था बहुत छोटे 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 कुछ पार्टिकल्स इसमें मौजूद होते हैं हमारे सेल में, जिसे क्या कहा जाता है? माइक्रोसोम, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें हिस्ट्री की, तो एक साइंटिस्ट का नाम और आता है राइबोसोम के टाइम पर, दैट इज अ पैलेट, ठीक है। पैलेट जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने राइबोसोम टर्म दिया था। उन्होंने भी इसकी डिस्कवरी की थी, बट उन्होंने राइबोसोम टर्म दिया था। तो इसीलिए बहुत सी जगह क्या बोला जाता है कि जो आपके पैलेट थे, उन्होंने ही राइबोसोम को डिस्कवर किया था। क्लियर है? बट हाँ क्लास में एक खास बात बता देती हूँ, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था साइटोलॉजी आपकी बॉटनी में भी है और जूलॉजी में भी है। क्लियर है? तो आप लोग जब स्टडी करोगे, फॉर एग्जाम्पल राइबोसोम भी स्टडी करते हो, ठीक है, तो वहां पर बॉटनी में इन साइंटिस्ट के नेम बदल जाते हैं, क्योंकि जिन साइंटिस्ट के नेम आप वहां पढ़ोगे ना, उन्होंने डिस्कवरी की थी प्लांट सेल में। हम यहाँ जो बात करेंगे, हम करेंगे किसमें? एनिमल सेल में, है ना। तो ऐसा ना हो कि आप लोग मेरे सामने उठा के ले आओ बुक बॉटनी की और कहो मैम साइंटिस्ट का नेम चेंज है, ठीक है, तो वो अंतर रहेगा। तो जब भी आप लोग पढ़ोगे सब चीज सेम मिलेंगी आपको, कहीं कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, बट हाँ हिस्ट्री आपको थोड़ा अलग अलग देखने को मिल सकती है। क्लियर है? तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये बात समझ में आया? राइबोसोम टर्म किसने दिया था? पैलेट ने दिया था। इसीलिए हम इसे पैलेट पार्टिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम? पैलेट पार्टिकल्स के नाम से भी इन्हें हम जानेंगे। क्लियर? अगर हम बात करें राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स आपकी स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। कैसा है? सेल ऑर्गेनेल, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल। क्लियर है? अच्छा, एक खास बात ध्यान दीजिएगा, सेल ऑर्गेनेल, जो चीज जितनी ज्यादा छोटी होती है वो नंबर में उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल मैंने पहले भी लिया हुआ है, एक बड़े बॉक्स में अगर हम स्टोन भरते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बड़े स्टोन नंबर में कम आएंगे, वही हम छोटी छोटी गिट्टियां उसमें भरेंगे तो उसके नंबर ज्यादा हो जाते हैं। क्लियर है? तो मैंने कहा कि जो राइबोसोम होता है वो सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल है, तो जाहिर सी बात है इसका नंबर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो इनका नंबर जो होता है वो बहुत ज्यादा होगा, 10⁵ के समथिंग होगा। लेकिन अपनी बात में थोड़ा सा संशोधन कर देती हूँ, लेकिन ये जो नंबर होता है ना क्लास, ये वेरी करता है सेल टू सेल, पर्सन टू पर्सन, साथ में स्पीशीज टू स्पीशीज, ठीक है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है ये उन सेल्स में ज्यादा होगा जिनका काम प्रोटीन सिंथेसिस में आ रहा है, ठीक है, उनमें ये ज्यादा एक्टिव होगा, जाहिर सी बात है वहां इनका नंबर ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। ऐसे एनिमल्स जिनमें प्रोटीन की बहुत रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उनमें इनका नंबर कम देखने के लिए मिलेगा, बट होता है, ठीक है, बट बहुत ज्यादा नंबर देखने के लिए मिलेगा। ये बात रही हमारी इसकी। क्लियर है? अब हम लोग बात करें अकरेंस। अकरेंस मीन होता है कहाँ मिलते हैं ये, तो राइबोसोम जो होंगे वो आपके प्रोकैरियोटिक में भी मिलेंगे, प्रोकैरियोट्स में भी मिलेंगे और यूकैरियोट्स में भी मिलेंगे। अच्छा, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में कौन सा होता है? वेरी नाइस। यूकैरियोट्स में ATS। व्हाट इज द मीन ऑफ S? फ्रेडबर्ग यूनिट, ठीक है, जो इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेसिस पर हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेसिस पर और इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर? एक खास बात और समझिएगा क्लास, राइबोसोम इकलौते ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो आपके सेल ऑर्गेनेल के भी अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपके इकलौते ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जो किसी
सेल ऑर्गेनेल के भी अंदर पाए जाएंगे? मुझे कोई एग्जाम्पल बताएगा? ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर आपके राइबोसोम पाए जाते हैं? भाई तो अपने आप में सारे सेल ऑर्गेनेल ही है। सुनाई नहीं दिया? माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा, और बिल्कुल सही बात। जब हम लोग बात करते हैं ना तो राइबोसोम जो है वो किसमें प्रेजेंट होंगे? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। ये मैंने उस दिन बताया था जिस दिन माइटोकॉन्ड्रिया की क्लास ली थी, बताया था, कहा था माइटोकॉन्ड्रिया में आपके 70s टाइप के पाए जाते हैं, लेकिन जनरली किसी किसी बुक में 60s भी देखने के लिए मिलेगा। 60s, ठीक है ना, 60s टाइप के आपके राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया साथ में आपके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, प्लांट सेल में, उनमें भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और उनमें भी 70s प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि यूकैरियोट में था, मैंने पढ़ाया था उस वक्त, ये कहा था कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट तो यूकैरियोट्स में है, बट इनमें भी राइबोसोम जो प्रेजेंट होते हैं वो 70s के होते हैं। ये मैंने उस वक्त पढ़ाया था, जितने बच्चे आए थे उनको याद होना चाहिए। क्लियर है? तो ये इकलौते ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं जो किसी सेल ऑर्गेनेल के भी अंदर पाए जाते हैं। क्लियर है? कितने बच्चों को समझ में नहीं आ रही ये चीजें? समझ में आया? क्लियर? आगे बात कर लेते हैं हम। अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इन्हें हम वही 70s और 80s में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 70s और 80s। मॉर्फोलॉजी को तो मैं स्पेशली बनवाऊंगी। क्लियर? पहले हम बात कर लेते हैं इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एक का ही पढ़ाया जाएगा जनरली 70s, लेकिन उसी के जैसा होगा 80s, ये वहां पर डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा लिखिए इसके बारे में आप। राइबोसोम, लिखिए। दे आर फाउंड found either in the free state, either in the free state, in the cytoplasm, or attached to ER। जानते हैं ना, attached to ER, ER पर भी अटैच होते हैं। पर क्लास, क्या आप ये लोग जानते हैं कि ER पर भी अटैच होने के लिए उसको एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है? ऐसे तो ना जाके चिपक जाएंगे। ऐसे तो आप लोगों का कोई मतलब, इस पर भी मैं कुछ चिपकाना चाहूँ ना तो नहीं चिपकेगा कुछ भी चीज। उसके लिए किसी न किसी ग्लू की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो इस ग्लू का काम कौन करता है ER और राइबोसोम के बीच में? कभी सुना है इसके बारे में? सुना तो है, क्या सुना है? एक बता देते हैं, यहाँ पे एक प्रोटीन काम आती है जो ER पर आपके राइबोसोम को अटैच करके रखती है, जिसका नाम होता है राइबोफोरेन प्रोटीन, है ना। राइबोफोरेन प्रोटीन होती है। ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। अब वो हमारा यहाँ पर टॉपिक नहीं है, आगे काम करें। लिखिए, ER, they are known as cell engine, they are known as cell engine और protein factories। नेक्स्ट हेडिंग, डिस्कवरी।
Discovery. Ribosomes were seen as granules for the first time by Claude. Claude ने देखा था ना? And were named as microsomes. But the word ribosomes were given by Palade in 1955. Who saw them in animal cell? ठीक है, एनिमल सेल में देखा था. हाँ. Next heading, occurrence. Ribosomes are practically present in all kinds of cells. ठीक है? They present in prokaryotic cell in the form of 70s, while they are present in eukaryotic cell in the form of ATS. Ribosomes are also present in mitochondria and chloroplast. ठीक है, इस चीज आपकी बुक में नहीं दी हुई है एक्चुअली. Mitochondria and on the surface of ER. Next, number. The number of ribosomes the numbers of ribosomes 10 to the power 5 in a cell. 10 to the power 5 in a cell. Next heading, types of ribosome. Types of ribosome. चलिए इस अल्ट्रा स्ट्रक्चर से पहले टाइप्स की ही बात कर लेते हैं.
हाँ भाई, कितने टाइप्स के होते हैं जनरली? ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? 70s एंड 80s। ठीक है, ये भी हम किसके बेसिस पर देते हैं? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के बेसिस पर हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 70s, 70s को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 सब यूनिट में। कौन कौन सी हो जाएंगी? 30s एंड 50s। क्लियर? 30s एंड 50s फिर से डिवाइड होती हैं। जाहिर सी बात है क्लास, राइबोसोम जनरली बने किसके होते हैं? तो राइबोसोम 2 चीजों के बने होते हैं, आरआरएनए एंड प्रोटीन। ये मैंने शायद कल भी बताया था। ठीक है, आरआरएनए होते हैं इसमें 40%, जबकि प्रोटीन होती है 60%। ठीक है, अगर हम बात करें 30s में, ठीक है, तो 30s में देखने के लिए मिलेगा 16s आरआरएनए एंड प्रोटीन। ये नंबर ऑफ प्रोटीन जो है ये वेरी कर सकती है, 21 प्रोटीन भी हो सकती है, 32 भी देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट प्रोटीन लिखा है। क्लियर? नेक्स्ट 50s को फिर से हम फर्दर डिवाइड करेंगे किसमें? आरएनए और प्रोटीन में, जो कितने हो जाते हैं आपके? 5s आरआरएनए, 23s आरआरएनए एंड प्रोटीन। क्लियर है? समझ में आ रही है? इसी तरह से आप लोग इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 30s और 50s को हम क्या बोल देते हैं? इट इज अ स्मॉल सब यूनिट एंड इट इज अ लार्ज सब यूनिट। ठीक है ना, इन सबके मॉलिक्यूलर वेट जो होते हैं वो थोड़े अलग अलग रहते हैं, बाकी सब नॉर्मल रहेगा। ठीक है, देखिए जब हम लोग बात कर रहे हैं 80s की, तो इसे हम फिर से डिवाइड करेंगे 2 सब यूनिट में। कौन कौन सी हो जाएंगी? 40s और 60s, ये 2 सब यूनिट है। हम इन्हें फिर से डिवाइड कर देंगे, कितने हो जाएंगे? 18s आरएनए, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगी प्रोटीन। अच्छा, एक खास बात समझिएगा, किसी किसी बुक में यहाँ प्रोटीन नहीं दी होती है, किसी किसी बुक में टर्म दिया होता है, दैट इज अ पॉलीपेप्टाइड। क्या दिया होता है? पॉलीपेप्टाइड। क्यों? कौन बताएगा? भीड़ में ऐसे ऐसे होठ चलाने से बेटर है कॉन्फिडेंटली मुझे जवाब दिया करें हाथ रेस करके। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो आपकी प्रोटीन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन से। पॉलीपेप्टाइड चेन किसकी बनी होती है? अमीनो एसिड की। फॉर एग्जाम्पल से हमारा जो बॉडी होती है छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी होती है, बचपन से रटाया जाता है, ये बात है ना। फिर ढेर सारी जब सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू। टिश्यू मिलकर ऑर्गन, आफ्टर दैट ऑर्गन सिस्टम। ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ा दिया जाता है बचपन से, राइट? सेम कंडीशन प्रोटीन के साथ होती है। एमिनो एसिड, ठीक, एमिनो एसिड मिलकर बनाते हैं पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड ढेर सारे मिलकर बनाएंगे पॉलीपेप्टाइड चेन, और पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम बोल देते हैं प्रोटीन। ठीक है ना, आपकी बॉडी में जो प्रोटीन जो है ना मेटाबॉलिज्म होता है जो, ठीक है ना, मेटाबॉलिक कंडीशन में जब वो ब्रेक डाउन होती है तो हमेशा से एमिनो एसिड में होती है। ये आप लोगों ने डाइजेशन में भी पढ़ा होगा कि ये जो एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम, हमारी प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देती है। ये हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, लेकिन ये नहीं समझाया जाता क्यों करती है अमीनो एसिड में। समझ में आ रही है? क्योंकि वो बने ही आपके अमीनो एसिड से होते हैं, तो अमीनो एसिड में ही तो ब्रेक डाउन होंगे, वो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहने की बात ये है, अगर यहाँ पर आपको पॉलीपेप्टाइड भी देखने के लिए मिल जाए तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक, 60s को हम फिर डिवाइड कर देंगे प्रोटीन्स एंड 5s RNA, 5.8s RNA
और एक और होता है आपका, दैट इज 28S RNA। समझ में आ रही है? तो इस तरह से हमने क्या किया, हमारे दोनों ही टाइप के जो हमने आरएनए, हमारे मतलब जो भी हमने अभी राइबोसोम स्टडी किए, उन्हें हमने फिर किसमें, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 सब यूनिट में। 70S को हम डिवाइड करते हैं 30S एंड 50S में। 30S स्मॉल सब यूनिट होती है और 50S लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट को फिर से हमने ब्रेक डाउन किया आरआरएनए एंड प्रोटीन में। आरएनए में 16S टाइप के होते हैं, जबकि प्रोटीन का नंबर जो है वो वेरिएबल देखने को मिलेगा बुक टू बुक, राइट। नेक्स्ट 50S मतलब जो आपकी लार्ज सब यूनिट है, इसे हम फर्दर डिवाइड करते हैं कितने पार्ट्स में, 5S आरआरएनए, 23S आरएनए और साथ में कुछ प्रोटीन्स में। क्लियर है? इन सब का आप लोगों को मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट 80S। 80S को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 सब यूनिट में, 40S एंड 60S। 40S को हम डिवाइड करते हैं आरआरएनए और प्रोटीन में। आरएनए होता है इसमें 18S, जबकि कुछ प्रोटीन होगी। वहीं 60S मतलब जो लार्ज सब यूनिट होती है इसकी, इसमें आरएनए कौन से होते हैं, 5S आरएनए, 5.8S आरएनए और 28S आरएनए, ठीक है। और कुछ प्रोटीन होती है। प्रोटीन की लगभग 40 के समथिंग देखने के लिए मिलेगी, किसी किसी बुक में 39 भी होती है, बट 13 और 40 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, तो अब ऐसा कीजिए, आप इसे लिख लीजिए। ट्वेंटी 21 एंड 34 आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, ठीक है। किसी किसी में 49 भी हो सकती है, आपकी बुक में तो गलत दे रखा है इसमें। खैर, समझ में आया? लिख लीजिए इसे, आप लिखें आप।
यहाँ मैं ये जो चीज लिख रही हूँ, क्या चीज लिखा जा रहा है भाई? क्या लिखा जा रहा है ये? डाल्टन किसका होता है यूनिट? मास का? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर वेट का जो यूनिट होती है डाल्टन होती है। डाल्टन आप जब भी देखें समझ में आना चाहिए, इट इज अ मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, देखिए इनके साइज थोड़े से वेरी करते हैं। जैसे अगर हम बात करें 70s की, तो समथिंग वो 150 एंगस्ट्रॉम के समथिंग मिलेगा, जबकि 80s जो होता है उसका साइज 200 से लेकर 220 एंगस्ट्रॉम के समथिंग मिलता है। क्लियर है भाई? साइज में भी थोड़े डिफर रहते हैं, देखिएगा। तो सेडिमेंटेशन रेट, the sedimentation rate is measured in Swedberg unit as
एस लिखिएगा, एस, और उसे इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कीजिएगा, ठीक। आगे लिखिए, राइबोसोम्स आर classified mainly ribosomes are classified mainly two types. First 70S and other is 80S. They are found 70S में लिखिएगा, first 70S heading लिखिए, इसमें लिखिएगा फिर they are found in prokaryotic cell and also in chloroplast and mitochondria of chloroplast, mitochondria of eukaryotic cell. Am I right? Each 70S ribosome is divided into two unequal portion by a groove. ग्रूव कहें, टनल कहें आप, ठीक है। अभी बता देते हैं इसका मतलब। As larger and smaller subunit of the ribosome. देखिए क्लास, यहां मैंने एक टर्म लिया टनल कहें, क्लेफ्ट कहें, बात एक ही है। ये रफ कर दिया जाए यहां से। अब देखिए, हालांकि इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर तो हम लोग अभी स्टडी करेंगे, शायद अब टाइम तो नहीं है, कल करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर दिस इज अ लार्ज सब यूनिट एंड दिस इज अ, चलिए ये स्मॉल सब यूनिट मान लेते हैं, और दिस इज अ लार्ज सब यूनिट, ठीक है। तो यहाँ बीच में एक टनल होती है, ठीक है। इसका जब हम लोग एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो वहां बकायदा आपको टनल देखने के लिए मिलेगी। टनल कैसे, ऐसे माने, ये देख रहे हैं, दो सब यूनिट है, 30 या 40 जो मानना चाहिए, लार्ज सब यूनिट, दोनों के बीच में एक इस तरह से ग्रूव प्रेजेंट रहता है, एक टनल प्रेजेंट रहती है। टनल सब जानते हैं, है ना, टनल प्रेजेंट रहती है। क्वेश्चन आता है क्यों, कोई चीज अगर प्रेजेंट है तो उसका रीजन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, सपोज कीजिए ये है आपकी सेल, ठीक है। यहां मैंने कोने में बना दिया अभी आपका एक न्यूक्लियस, ठीक है, और इसके बाहर है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लियर। आप लोग जानते हैं, और यहाँ मैंने बना दिया ये स्मॉल सब यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट, और ये बीच में थोड़ा सा गैप बना दिया टनल, क्लियर है। होगा क्या, आप लोगों का जो mRNA होता है, ठीक है, mRNA सिंथेसिस कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, आप इतना जानते हैं, क्लियर है। तो अगर मैं थोड़ा सा बात को डिटेल्ड में लेके जाऊं, तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, सबने पढ़ा होगा प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। प्रोटीन सिंथेसिस को हमेशा 2 स्टेप में स्टडी करते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जिसमें हम डीएनए से mRNA बनाते हैं, ठीक है। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, न्यूक्लियस के अंदर, एम आई राइट। तो आपका ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, ठीक है। यहाँ पर डीएनए से एमआरएनए हमने बना लिया। एमआरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, राइट। ये बनकर आता है इस तरह से, और आने के बाद
जाहिर सी बात है जब ये इस राइबोसोम से जुड़ता है ना, तो निकलने के बाद इसी टनल से होते हुए जाएगा। समझ में आ रही है? mRNA जो गुजरेगा ना इन दोनों सब यूनिट के बीच में से, तो हमेशा इस टनल में से होते हुए ही जाता है। क्लियर है? तो इस टनल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। क्लियर? दूसरी खास बात समझिएगा आप, यहाँ पर मैंने 2 सब यूनिट बनाई है। ये स्मॉल सब यूनिट है, इट इज अ लार्ज सब यूनिट। यहां से होकर आया है आपका mRNA। mRNA पर प्रेजेंट होते हैं कोडोन। ठीक है? ये आपकी लार्ज सब यूनिट पर जुड़ते हैं। टनल में से आए और आने के बाद किस पर जुड़ जाएंगे? आपकी लार्ज सब यूनिट पर। जबकि जो आपका tRNA होता है, ये कहाँ जुड़ता है? आपकी स्मॉल सब यूनिट पर। ये हमें 12th क्लास में पढ़ा दिया जाता है जब हम टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ते हैं तब, कि अगर ये आरएनए है तो प्रोटीन सिंथेसिस में कहाँ काम आ रहा है। ठीक है? तो याद रखिएगा mRNA जुड़ेगा आपकी लार्ज सब यूनिट पर, जबकि जो आपका स्मॉल सब यूनिट होती है उस पर आकर आपका tRNA जुड़ेगा। क्लियर है? तो बस यही याद रखना है। टनल का काम समझ में आया? टनल में से होते हुए आपके mRNA जो आपके कहाँ बन रहे थे? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस से बनते हुए इसी टनल में से होते हुए आएंगे और लार्ज सब यूनिट पर आकर जुड़ जाएंगे। क्लियर है? गुड। चलिए थोड़ा सा और लिखिए इसमें। नेक्स्ट हेडिंग ATS। अच्छा, मैंने इसमें बहुत शॉर्ट में लिखवाया है क्लास। इसमें ये जो भी चीज है, 2 सब यूनिट है, इतने RNA, प्रोटीन, ये सब चीज छुड़वा दिया है, लिखवाया है शॉर्ट में। आप लोग अगर एग्जाम में आता है तो इस चीज को लिख कर भी आएंगे अपने इसमें 70S में। ठीक है? कि 70S है, इसे हम 2 सब यूनिट में डिवाइड करते हैं, 30S एंड 50S। तो ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी, मैं यहाँ पर स्किप करा देती हूँ। ठीक है? इतना लिखने का टाइम नहीं है आपके पास। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा ATS। ATS they are found either freely or attached to ER of eukaryotic cell. ठीक है? ATS ribosome is 200 to 240, मतलब 200 से लेकर 240 एंगस्ट्रॉम डायमीटर की होती है ये। ठीक है? लिखिएगा 200 to 240 एंगस्ट्रॉम in diameter. Its molecular weight is 4 million Dalton. 4 million Dalton. Each 80S ribosomes is divided into 2 unequal portions. 2 unequal portions by a groove. The two portions are called subunit. क्लियर है? चलिए इसके आगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम लोग कल बात करेंगे फिर। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही।